नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, मध्यकालीन भारत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका एक बेहतरीन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से शुरू होता है और 1526 में समाप्त होता है। एक एक वर्ष में कब क्या हुआ, किस शासक ने क्या किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो की बात करें तो आज हम लोग केवल गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी है। हम लोग कम बातों में, कम प्रश्नों में, कम थ्योरी में इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुलाम वंश से हम लोग शुरुआत करेंगे और ऐसे करके सबके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, 1526 तक गुलाम वंश चला था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1206 से शुरू हुआ था। वीडियो देखते देखते अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो को लाइक कर देना चाहिए तो लाइक ज़रूर कर देना है। वीडियो को शेयर करने का मन करे, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि ये आपका थ्योरी क्लास है और थ्योरी क्लास दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक का। इसके बाद आपका आएगा एमसीक्यू क्लास का वीडियो, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। गुलाम वंश से जितने भी प्रश्न पूछे गए अब तक परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। और पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा। थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो उस क्लास में आपको 100% मज़ा आने वाला है। एकदम खुशी खुशी आप जवाब दीजिएगा। तो उसके लिए, खुश रहने के लिए आपको ये थ्योरी क्लास करना होगा। थ्योरी क्लास में क्या करना है? वीडियो ऑन करना है, हाथ में पेन कॉपी जरूर लेके बैठना है। साथ में गुलाम वंश के बारे में जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ उसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। परीक्षा के समय उसी को पढ़ना है, बार बार आपको वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए शुरुआत किया जाए। क्या है थ्योरी क्लास गुलाम वंश के बारे में? तो चलिए गुलाम वंश का इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, गुलाम वंश, इससे पहले आप लोग को मैंने एक वीडियो करा रखा है, भारत पर अरब आक्रमण या भारत पर मुस्लिम आक्रमण। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो से पहले, ठीक है? चाहे इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखिए, 1226 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उसका गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, गुलाम वंश का न्यू डालता है। और इस गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? यामिनी के नाम से जाना जाता है। मामलुक, इलबरी तथा गुलाम वंश, ये 4 नाम हैं और सब ये गुलाम वंश का ही नाम है, याद रखिएगा। कभी कभी आपको यामिनी दिखेगा, कभी मामलुक दिखेगा, कभी इलबरी दिखेगा तो कभी गुलाम दिखेगा। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए गुलाम होने के नाते इसके वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक? अब चलिए देखते हैं गुलाम वंश के शासक, वैसे शासक जिससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ठीक है? वैसे बहुत सारे शासक थे गुलाम वंश के दौरान भी, लेकिन सबके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। वैसे शासक के बारे में पढ़ना है जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके बाद इल्तुतमिश देखेंगे, फिर रजिया सुल्तान और बलबल। ये 4 ऐसे शासक थे गुलाम वंश के जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग प्रश्न का जब सीरीज में कराऊंगा, वीडियो जब मैं डालूंगा, देखिएगा उसमें ये 4 से ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। तो घबराना नहीं है, प्रश्न आएगा गुलाम वंश से तो इन 4 शासकों से ही जुड़ा प्रश्न आएगा, जो इस वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखा जाए आगे। गुलाम वंश के शासक, देखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से इसका शासन शुरू होता है और 1210 तक चलता है इसका शासन। कुतुबुद्दीन ऐबक का याद रखेंगे, ठीक है? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ और गुलाम वंश की इसने स्थापना की। इसको भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है और वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी है, याद रखिएगा। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका राज्यारोहण कब किया गया? 1206 में। इसका शासनकाल क्या रहा था? 1206 से 1210 तक, ठीक? अगला पॉइंट देखा जाए, इसे लाख बख्श कहा जाता है और इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला। प्रश्न पूछेगा, हसन निजामी का संरक्षण किसके दरबार में मिला था? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है? और इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखा जाए पॉइंट, तो कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। प्रश्न पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन जो था मीनार का न्यू डाला, लेकिन कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की पहली मंजिल को बनाया गया। फिर कुतुब मीनार का शेष भाग जो था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का
पहला मंजिल केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तैयार कराया गया, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। ठीक, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में लगातार पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। अब बख्तियार खिलजी की चर्चा आने लगी है, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, क्षति पहुंचाया था, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखा जाए तो सन 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको पोलो बोलते हैं, खिलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसे लाहौर में दफनाया गया। ये सारे पॉइंट आपके थे कुतुबुद्दीन ऐबक से, और हर एक पॉइंट से सवाल अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आइए बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासनकाल देखो तो 1210 से शुरू होता है और 36 तक चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्माती मृत्यु के कारण अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। ठीक है, जो गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक अचानक घोड़ा पर से गिर जाता है, मर जाता है पोलो खेलते समय। ठीक है, तो जल्दबाजी में कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा था। इस कारण लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने ऐबक के विवादित पुत्र जो आराम शाह था, इसको लाहौर की गद्दी पर बैठाया। जल्दबाजी में आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया, परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के विरोध फलस्वरूप ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को राज्य की गद्दी पर बैठाया गया। यानी कि आराम शाह जो कि विवादित पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसको हटाकर इल्तुतमिश को बैठाया गया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक, यानी कि पुत्र को हटाकर दामाद को राज्य की गद्दी पर बैठा दिया गया। तो 1210 से 1236 इल्तुतमिश का शासन माना जाता है। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं उसका दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, मृत्यु जब उसकी होती है घोड़ा से गिरकर, उस समय यह बदायूं का गवर्नर था। कौन? तो इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। ठीक, इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता भी माना जाता है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करता है और दिल्ली लेकर आता है। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट कराया था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने कराया। प्रश्न ये भी पूछेगा कि लाहौर से राजधानी किसने लेकर आया दिल्ली? तो इल्तुतमिश लेकर आया था। अगला पॉइंट है, उसने मिनाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। देखिए, अलग अलग जो शासक थे अलग अलग लोगों को संरक्षण प्रदान करते थे। तो मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो इल्तुतमिश ने प्रदान किया। सन 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता। अच्छा, रणथंभौर है कहाँ? तो जयपुर में है, याद रखिएगा। राजस्थान में रणथंभौर है, याद रखिएगा। 1226 में इल्तुतमिश ने यहाँ जीत हासिल की रणथंभौर में। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। यानी जो बगदाद के खलीफा पद था, ये पद किसने हासिल किया? तो इल्तुतमिश ने हासिल किया 1229 ईस्वी में। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण कराया। जैसा कि आपको पता है कि कुतुब मीनार का पहला मंजिल जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था। उसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। पूछा जाता है प्रश्न कि तांबे का जीतल किसने शुरुआत किया? इल्तुतमिश। चांदी का टका किसने शुरू किया? इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्ता प्रणाली किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई। और सुल्तान की सेना की निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। उसने 40 गुलाम सुधारों का संगठन बनाया,
जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। सारे पॉइंट आपके परीक्षा से लिए गए हैं दोस्तों। जो प्रश्न आपके पेपर में उठ के आते हैं गुलाम वंश से, वे सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं थ्योरी के रूप में। अगला जो वीडियो आएगा आपको प्रश्न भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है गुलाम वंश से। तो 40 गुलाम सुधारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट देखा जाए, इसने सबसे पहले दिल्ली में अमीरों का दमन किया। किसका दमन किया? तो दिल्ली में रहने वाले अमीरों का दमन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। अब इसके बाद इसका शासनकाल समाप्त होता है और किसका शासन शुरू होता है? रजिया सुल्तान का शासन शुरू होता है। ठीक है, इसका शासनकाल याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है कि 1236 और 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन रहा था। आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ठीक है, बैठ गया। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। जब इल्तुतमिश हटा, वह एक अयोग्य शासक था, मतलब उससे शासन नहीं चल पा रहा था, फिर भी उसने शासन की गद्दी पे बैठ गया। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। मतलब रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो तो गद्दी पे बैठा था, लेकिन सब कुछ की देख रेख कौन कर रही थी? तो उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, वो सब देख रेख में रहती थी। शासन कैसे चल रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब कौन देखता था? रुकनुद्दीन फिरोज की माँ। रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? तो इल्तुतमिश का पुत्र था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए अगला पॉइंट। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा कर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। बागडोर को संभाला किसने? रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक बन गई। और यह प्रश्न आपके पेपर में हूबहू पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ? तो रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, जिसको काबा बोलते हैं, एवं कुल्लाह, टोपी को क्या बोलते थे? कुल्लाह बोला करते थे, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। फिर रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकित को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। फिर क्या हुआ? रजिया सुल्तान को हटाया गया और मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया गया। ठीक है, बैठा दिया गया। इसके बाद उसने अल्तुनिया के साथ शादी की। किसने? रजिया सुल्तान ने। परंतु 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया, यानी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों को मारा गया 13 अक्टूबर 1240 को। तो इनका कहानी हो जाता है यहाँ समाप्त। अब कहानी शुरू होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि रजिया सुल्तान को हटा के इसको गद्दी पे बैठाया गया था। देखिए बहराम शाह ने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हो गया। किसका आक्रमण हुआ? मंगोलों का आक्रमण 1241 ईस्वी में मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल के दौरान। इसके शासनकाल में सत्ता को सुरक्षित करने के लिए नायब ए मुमलकत की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षक के समान था। क्या शुरुआत किया? तो नायब ए मुमलकत शुरू किया। किसके लिए? तो सत्ता को सुरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई, जो कि संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी होगा और यह पद एक संरक्षक के समान था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सन 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या कर दी गई और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया गया। ये कुछ छोटे छोटे शासक है जहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट शासक है मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बता रखा था। देखिए नसरुद्दीन महमूद अब गद्दी पे बैठता है 1246 से 1265 तक। फिर क्या होता है? बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा, अब कौन आ गया? बलबन आ गया। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ठीक है, बन गया नसरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान। किसको हटा के? अलाउद्दीन महमूद शाह को। फिर नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। और यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गुलाम वंश का शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया? तो नसरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था। जब बलबन को पता चला कि ये तो इतना अच्छा व्यक्ति है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह कर लिया, इससे अच्छा कौन हो सकता है, तो
बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। ठीक है, बलबन की बेटी का शादी हो गया। फिर क्या होता है, बलबन आता है 1266 से 86 ईस्वी के बीच। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश के गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। मंगोलों का सामना करने के लिए सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। किसने, बलबन ने किया था कि मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। बलबन ने 40 दल यानी तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया। जो बनाया गया था तुर्कान ए चिहलगानी, उसको बंद किया बलबन ने। प्रश्न ये पूछा जाता है। इसमें फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नौरोज उत्सव का शुरुआत बलबन ने कराया था और किस रीति में, तो फारसी रीति में मनाया जाता है नौरोज का उत्सव, याद रखिएगा। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौह एवं रक्त का नीति किसने लाया, तो बलबन लाया था। क्यों, क्योंकि उसके विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर नीति बना रखी थी, लौह एवं रक्त की नीति। अगला पॉइंट है, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की। अच्छा, नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन था, तो बलबन का दामाद होगा, क्योंकि बलबन ने अपनी बेटी का शादी नसीरुद्दीन मोहम्मद से किया था और जो ये इसका दामाद है नसीरुद्दीन महमूद, इसने बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखा जाए बलबन से, तो बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय देखा जाए तो उसका गुप्तचर विभाग था। इसने क्या बना रखा था, गुप्तचर विभाग बना रखा था। जैसे आज सीआईडी है, सीबीआई है, वैसे इसने भी बना रखा था गुप्तचर विभाग बलबन ने, और इसकी स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। ठीक है, इसके दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहा करते थे। फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहा करते थे, याद रखिएगा। अच्छा, अमीर खुसरो से सवाल तो जरूर पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में, तो इनके बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहा था और इन्हें तूती ए हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह पूछ लिया जाता है। तूती ए हिंद किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को बोला जाता है। और यह जो अमीर खुसरो है बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान थे उनके दरबारों में रहते थे अमीर खुसरो। इनको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, भारत का तोता इनको बोला जाता है। सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। देखिए 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। याद रखिएगा, यह प्रश्न कभी कभी पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन कैमूर्स था गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक। तो यह था हमारा गुलाम वंश का इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लास। इसके बाद आएगा आपका एमसीक्यू क्लास, जिसमें आपसे गुलाम वंश से प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है वीडियो के दौरान। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि अब आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।